हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जीके बुक को सुन रहे हैं, यह बुक एनसीईआरटी बुक का सार है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगातार फैक्ट पूछा जा रहा है, खासकर प्रीलिम्स में, तो उसमें एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। ओके, और स्कोर करने में काफ़ी फ़ायदा करेगा ये बुक। तो ये बुक आप समय मिलता रहे तो आप इसको सुनते रहो, इसी में एक मेरा छोटा सा प्रयास है। तो जैसा कि हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को सुन रहे हैं, उसमें हम लोग जो है आज थर्ड ऑडियो सुनेंगे इकोनॉमिक्स का, जो कि नीति आयोग से आगे का कंटिन्यू होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना। चौथा है आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना। पांचवा है अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना एवं रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों तथा कार्यक्रमों को ढांचा तैयार करना। नोट: भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। छठवीं, अब नेक्स्ट टॉपिक, छठवीं आर्थिक गणना 2014। छठी आर्थिक गणना 2014 संयुक्त रूप से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ एवं राज्य केंद्र शासित राज्यों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के बीच की गई। इसकी रिपोर्ट 30 जुलाई 2014 को प्रकाशित की गई। छठी आर्थिक गणना 2014 के अनुसार उद्यम संख्या के आधार पर शीर्ष 5 राज्य: नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 तमिलनाडु, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। 3 शीर्ष संघ शासित क्षेत्र: नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 पुदुचेरी। सर्वाधिक रोजगार पाने वाले 5 शीर्ष राज्य 2014: नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 तमिलनाडु, नंबर 5 गुजरात। 3 शीर्ष केंद्र शासित क्षेत्र: दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। पाँचवीं एवं छठवीं आर्थिक गणना के बीच उद्यमों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से 5 शीर्ष राज्य: नंबर 1 मणिपुर, नंबर 2 सिक्किम, नंबर 3 असम, नंबर 4 नागालैंड, नंबर 5 तेलंगाना। 3 शीर्ष केंद्र शासित क्षेत्र: नंबर 1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, नंबर 2 चंडीगढ़, तीसरा दादर नगर हवेली। पाँचवीं एवं छठी आर्थिक गणना के बीच कुल रोजगार में प्रतिशत वृद्धि में शीर्ष 5 राज्य: नंबर 1 मणिपुर, नंबर 2 असम, नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 उत्तर प्रदेश, नंबर 5 हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं आर्थिक गणना, गणना संख्या और गणना वर्ष। पहली 1977 में हुआ था, दूसरी 1980, तीसरी 1990, चौथी 1998, पाँचवीं 2005, छठवीं 2014। 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके लिए था ये? हाँ, के 3 केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। सातवीं आर्थिक जनगणना, सातवीं आर्थिक जनगणना के क्षेत्र कार्य की शुरुआत 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा से की गई। इसके बाद यह कार्य पुदुचेरी में किया जाएगा। अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में क्षेत्र कार्य अगस्त सितंबर 2019 में शुरू हुआ। क्षेत्र कार्य के सत्यापन और प्रमाणीकरण के बाद इसके परिणाम उपलब्ध होंगे।
अगला टॉपिक है गरीबी। गरीबी का अर्थ वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभूत जरूरतें भोजन वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते। मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता तब उसे गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 ईस्वी में मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा है कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है, यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं की जा सके तब उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। प्रायः इसे मापने की दो विधियां हैं। नंबर 1 लॉरेंज वक्र, नंबर 2 गिनी गुणांक। नंबर 1 लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र को खींचने के लिए एक्स अक्ष पर परिवारों की संचयी प्रतिशत और वाई अक्ष पर कुछ आय का संचयी प्रतिशत लेते हैं। लॉरेंज वक्र 0 से होकर 100 तक समाप्त होता है। यदि समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित हो यानी कि x के पास x% यानी x% के साथ x% ही आय हो तो उसे प्रदर्शित करने वाले रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। रेखा चित्र में OB ऐसी ही रेखा है। इसे हम पूर्ण या निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। यदि मापे जाने वाले चर का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सके तो नंबर 1 लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगी। नंबर B पूर्ण असमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकेगी। C बढ़ती हुई उत्तल फलन होगी। नोट लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी आय की विषमता उतनी ही कम होगी। गिनी गुणांक G गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्र के बीच का अनुपात होता है। G बराबर छायांकित क्षेत्रफल A बटे पूर्ण क्षमता रेखा OB के नीचे का कुल क्षेत्रफल OCB। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दें तो हमें गिनी सूचकांक प्राप्त होगा। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता। नोट लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स वो लॉरेंज ने एवं गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में कोरेडो गिनी इटली में विकसित की गई। अगला है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। इस निश्चित मापदंड को हम गरीबी रेखा या निर्धारित रेखा कहते हैं। यानी निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धारणता रेखा कहते हैं। यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी आय का स्तर है। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है। यह न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। यह एक देश से दूसरे देश में अलग अलग हो सकती है। नोट निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ के प्रथम महानिदेशक R. वायड ने 1945 में किया। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की जिसमें आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण
क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भी निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख हैं दांडेकर तथा रथ, बी.एस. मिन्हास, पी.डी. ओझा, प्रणव वर्धन, आई.जे. अहलूवालिया, एस.पी. गुप्त, तेंदुलकर, सी. रंगराजन आदि। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एवं वित्त आयोग के माप मिलते हैं। नोट: वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति उपभोग 2011 की कीमत पर, और यह 15 सबसे निर्धन लोगों की राष्ट्रीय निर्धनता रेखाओं का औसत निकालकर प्राप्त की गई है। विश्व बैंक के अनुसार कोई व्यक्ति जो 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहा है तो यह अति निर्धनता का सामना कर रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में एक दिए गए वर्ष में आधिकारिक निर्धनता रेखा अन्य राज्यों की तुलना में कुछ राज्यों में अधिक है, क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास। दादाभाई नौरोजी इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को जी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। नीलकांत दांडेकर और बी.एस. रथ के फार्मूले। इनके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इनके अनुसार उस व्यक्ति, ग्रामीण एवं शहरी दोनों की गरीबी माना गया जो प्रतिदिन औसतन 2.250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। ये आंकड़े वर्ष 1960 से 61 ईस्वी पर आधारित थे। वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया। इस समिति ने दांडेकर एवं रथ के फार्मूले का आधार वर्ष बदलकर 1973 से 74 ईस्वी कर दिया और पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की, जो क्रमशः 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी थी। लकड़वाला समिति। योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 ईस्वी में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1993 ईस्वी में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया, यानी प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी। इस प्रकार इसके अनुसार 35 गरीबी रेखाएं हैं, जो शुरू में 28 थी। इस समिति ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की, जो हैं: नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता। इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। बी, शहरी क्षेत्र में निर्धनता। इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी निम्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। इस समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धनता रेखा नहीं रही, बल्कि इसके स्थान पर राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा हुई, जिनसे एक राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सका। नोट: 8वीं योजना में कैलोरी प्राप्त 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी आधार को ही स्वीकार किया गया तथा 1973 से 74 ईस्वी मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.09 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय किया गया। इसी कार्य विधि का प्रयोग 9वीं तथा 10वीं योजना में भी किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति। योजना आयोग ने वर्ष 2004 ईस्वी में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 ईस्वी में सौंपी। तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, जैसा एनएसएसओ के 61वें चक्र से स्थापित होता है।
इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबी के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था। तेंदुलकर समिति ने उपभोग बास्केट में परिवर्तन किए और जीने के लिए अदा की जाने वाली कीमत कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की। इसने गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अलावा या 6 बुनियादी आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का उपयोग किया। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में व्यक्त की गई। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 मूल्य पर 446.68 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए इसे 578 रुपये मासिक रुपया प्रति व्यक्ति उपभोग रखा। इस आधार पर समिति के अनुमान के अनुसार 2004-05 में ग्रामीण जनसंख्या का 41.8% तथा शहरी जनसंख्या का 25.7% गरीबी रेखा के नीचे थे। 2004-05 में संपूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी का प्रतिशत 37.2% थी और 2011-12 में 21.9% था। नोट: तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया। सी रंगराजन समिति संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य के ही आधार पर करता है। इसलिए योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की जगह सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में नई समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 में प्रस्तुत की। इसने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज किया। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलकर समिति ने ये अनुमान 21.9 दिया था। ग्रामीण जनसंख्या का 30.09% तथा शहरी जनसंख्या का 26.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। निर्धनता के नवीनतम आंकड़े: देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या के संबंध में ताज़ा आंकड़े योजना आयोग द्वारा जुलाई 2013 में जारी किए गए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के 68वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित यह आंकड़े 2011-12 के लिए तथा सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूला पर आधारित है। इन आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में देश में 21.9% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है, जबकि 2004-05 में यह 37.2% थे। बी 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 और शहरी क्षेत्रों में 13.7% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे थी। वर्ष 2004-05 में यह आंकड़ा 41.8 एवं 25.7% था। सी 2011-12 में देश में निर्धनों की कुल संख्या 26.93 करोड़ आकलित की गई। 2004-05 में यह 40.72 करोड़ और 2009-10 में यह 35.47 करोड़ थी, यानी 2 वर्षों में 7.9% की कमी हुई। 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह स्वीकार किया गया, वहीं शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह माना गया। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 27.20 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 33.3 रुपये से कम खर्च वाले व्यक्ति को अखिल भारतीय स्तर पर निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़ में पाया गया, जहां 39.93% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे थी। इसके पश्चात झारखंड 36.96%, मणिपुर 36.89, अरुणाचल प्रदेश 34.67 एवं बिहार में 33.47 जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे थे। केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दादरा नगर हवेली 39.31 सर्वाधिक, चंडीगढ़ 21.81%। सबसे कम निर्धनता अनुपात गोवा में 5.09% पाया जाता है।
इसके बाद केरल 7.05%, हिमाचल प्रदेश 8.06%, सिक्किम 8.19% व पंजाब 8.26% में पाया जाता है। गरीबी रेखा, गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं। नंबर 1, अन्नपूर्णा योजना। यह योजना प्रारंभ इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम में हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है। नंबर 2, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य एवं पोषक सुरक्षा मुहैया कराना है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। यह अधिनियम कुछ जनसंख्या का लगभग 67%, ग्रामीण जनसंख्या का 75%, शहरी जनसंख्या के 50% लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। बी, इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता को 5 किलोग्राम अनाज, गेहूं या मोटे अनाज 3, 2 तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सी, प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली मां को गर्भाधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीना बाद तक आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया कराना है। डी, इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ता को संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा यदि उसे उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है या भोजन नहीं मुहैया हो पाता है जितना उसे प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदावाली गांव से हुआ। इसका जन्म 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसके नीति निर्माता जद्रेंज बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था। अप्रैल 2008 में यह 664 जिलों में लागू हुआ। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती थी। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। श्रम मद पर 60% और सामग्री मद में 40% व्यय दिए जाने की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होगा। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या अस्थायी अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इसका क्रियान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के तहत होता है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। योजना प्रारंभ वर्ष: मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 78, ट्राइसेम 1979, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना 2000 से 2001, अन्नपूर्णा योजना 2000। आगे देखते गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। ड्राउका 1982, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, 10 लाख कुआं योजना 1988 से 89, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993,
रोजगार आश्वासन योजना 1993, जनश्री बीमा योजना 2000 से 2001, अंत्योदय अन्न योजना 2000, आश्रय बीमा योजना 2001 से 2002, जेपी रोजगार गारंटी 2002 से 2003, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये होगा, जिसे जनधन खाते से ही हस्तांतरित लाभ से ही लिया जाएगा। नोट: जनधन जमा धारक को 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये सामान्य मृत्यु बीमा अनुमान्य है। पाँचवा, अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। 31 दिसंबर 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 वार्षिक होगा अंशदान करेगी। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मापदंड 18 से 40 वर्ष है। छठा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही संबंध में लागू होगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपए होगी। इसके अंतर्गत अंशदान रुपये 330 वार्षिक होगी तथा यह 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के संबंध में लागू होगी। सातवां है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। 3 वर्षों के भीतर जहां पास में विद्यालय नहीं है तो सरकार या स्थानीय प्रशासन विद्यालय की स्थापना करेगा। अधिनियम के पालन के लिए वित्त की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी माता पिता या अभिभावक की होगी। प्रवेश के लिए न ही किसी प्रकार की फीस ली जाएगी और न ही जांच परीक्षा ली जाएगी। कोई अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा। अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए बाल शिक्षा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय परामर्श परिषद की केंद्र सरकार द्वारा स्थापना की जाएगी। 8वां, सर्व शिक्षा अभियान, गरीबी निवारण में अशिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के कारण साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चिमगामी कड़ियों की दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। वर्तमान 2015-16 में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में प्रदान करती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। 9वां, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था, परंतु 1 अक्टूबर 2007 में इसे अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह योजना अब वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के संबंध में लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था है। नोट:
मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। 2021 में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। 10वां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। यह योजना 12 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्र में सरलता से पहुंच वाली वाहनीय एवं जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्गों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने से संबंधित है। इस दिशा में इस सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM इसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसका लक्ष्य साम्य सत्ता गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा की व्यापक सुलभता प्रदान करना है। 12वां स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। केंद्र सरकार द्वारा पोषित कुछ योजनाएं तो 2014 में इतनी योजनाएं हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्रममेव जयते, फास्टैग, जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए। और 2015 में नीति आयोग हृदय समृद्ध संस्कृत संरक्षण व कायाकल्प, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास, सागरमाला परियोजना, मुद्रा बैंक योजना, जननी सुरक्षा योजना। और 2015 में उजाला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर के लिए, कायाकल्प जन स्वास्थ्य के लिए, DD किसान चैनल, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, अटल मिशन फॉर द रेजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्मार्ट सिटी परियोजना, डिजिटल इंडिया, केंद्र सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण बांड योजना, स्वर्ण बांड योजना, स्वर्ण बुलियन योजना, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम योजना। 2016 में योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामोदय से भारत उदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, नमामि गंगे। फिर 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, उड़ान, संपदा कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मातृत्व लाभ कार्यक्रम, जिज्ञासा, शादी शगुन योजना, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर, गरीबी भारत छोड़ो अभियान, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, जीरो हंगर कार्यक्रम, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठाणे महाराष्ट्र और कोरापुट उड़ीसा में 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना, भारत माला परियोजना, एक धरोहर गोद लो योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, दीनदयाल स्पर्श योजना, भारत नेट चरण सेकंड योजना, सुरक्षित शहर योजना। फिर आगे समग्र शिक्षा अभियान, वन धन योजना, सेवा भोज योजना, आशा योजना, ये सब 2018 के हैं। आगे 2018 का देखते हैं योजना, आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, PM किसान योजना। और 2019 का योजना है PM श्रम योगी मानधन, PM कुसुम योजना, PM किसान मानधन योजना, PM कर्मयोगी मानधन योजना, सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, अटल भू जल योजना। 2020 में सागर मित्र योजना, ग्राम भंडारा गार योजना, धान्य लक्ष्मी योजना, किसान रेल योजना, कृषि उड़ान योजना, विवाद से विश्वास योजना, TB हारेगा देश जीतेगा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,
आत्मनिर्भर भारत अभियान गोल गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स, आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने की योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये सब 2021 की योजना है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, पीएम केयर्स ऑफ चिल्ड्रन योजना, पीएम गतिशक्ति योजना। अगला 2022 में स्माइल मुस्कान योजना, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए डीएनटी सीड योजना, खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को। सुकन्या समृद्ध खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपए होगा। इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमान्य होगा। अगला है 13वां स्कीम वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में हुई। यह योजना गंदी बस्तियों में रहने वाले के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है तथा इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय सरकार 50% अनुदान देती है तथा 50% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया। अगला एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम ICDS। इसकी शुरुआत 1975 में हुई। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषक एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना तथा आंगनवाड़ी भवनों, CDPO कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना। अगला है आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र, इस केंद्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में खोले गए हैं। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य 30 दिनों के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य परिरक्षण, शिक्षा उपलब्ध कराना। पूरक पोषाहार की व्यवस्था 6 वर्ष की आयु के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए किया गया है। इन केंद्रों को खोलने का आधार जनसंख्या होता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर, जनजाति बहुल क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर तथा रेगिस्तान एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं का चयन इसी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं में से किया जाता है। आंगनवाड़ी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज से जुड़ी होती हैं। 17वां कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना 20 जुलाई 2004 को सरकार ने देश भर में SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की। यह आवासीय विद्यालय इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही हैं। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े एवं अल्पसंख्यक की बच्चियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 25% बालिकाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले की होगी। 8वां कुटीर ज्योति कार्यक्रम, हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार ने 1988 से 89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ की। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ₹400 की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 19वां अंत्योदय अन्न योजना, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम 13 अप्रैल 2002 से अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः ₹2 व ₹3 प्रति किलोग्राम है। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई। 20वां है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरंभ की। इस योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवारों को LPG कनेक्शन के लिए 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें BPL परिवारों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर व पाइप मुफ्त दिया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से LPG सब्सिडी में बचाए गए पैसों को उपयोग में लाया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नोट: उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 2020 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च 2019 तक तेल मार्केटिंग कंपनी ने 7.19 करोड़ LPG कनेक्शन दिए, जो लक्ष्य का 90% है। 21वां दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2024 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे 3 माह से लेकर लगभग 2304 घंटे की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 610 जिलों में कार्यान्वित की गई है। सरकार के आदेशानुसार केवल मांग आधारित और कम से कम 75% प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सामाजिक तौर पर वांछित समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 50%, अल्पसंख्यक वर्ग के 15%, विकलांग के 3% तथा महिला वर्ग के 33% को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रारंभ में इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम मूल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई थी, लेकिन अब इस योजना का फोकस प्रत्येक घर या परिवार के बजाय प्रत्येक वयस्क नागरिक है। इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि रखना आवश्यक नहीं है। इन खातों में जमा राशि पर ब्याज भी प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषित सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्धता कराना आदि सुनिश्चित करना है। इस योजना के लाभार्थियों को रुपे कार्ड दिया जाता है। सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को ओपन एंडेड योजना में बदलकर जारी रखने की अनुमति दे दी। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों की ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर दोगुना अर्थात 10,000 कर दिया गया है। इसके अलावा 2,000 तक के किसी भी ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं होगी। ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष से बढ़ाकर 18 से 65 वर्ष कर दिया गया है। 28 अगस्त 2018 के बाद के रुपए कार्ड धारकों की दुर्घटना बीमा कवर 2 लाख कर दिया गया है। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अप्रैल 2015 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एवं रिफाइनेंस एजेंसी बैंक का शुभारंभ किया गया, जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना एवं युवा शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर उन्हें मुख्य धारा में लाना है। इस योजना की विशेषताएं: इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज पर 50% से 10 लाख रुपए तक का 50,000 से 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण का आवंटन किया जाता है। नंबर 1 शिशु ऋण 50,000 तक, किशोर ऋण
50,000 से 5 लाख, तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख। अगला स्कीम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। 12 नवंबर 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया। इस योजना को कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना। फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत 30.8 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है 26वां मातृत्व वंदना योजना। गर्भावस्था सहायक योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2017 को की। गर्भावस्था सहायता योजना को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2021 के नाम से भी जाना जाता है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपये प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी की तरह कार्य कर रही है। इस योजना का लाभ पहले जीवित बच्चे को जन्म देने पर ही गर्भवती महिलाओं को प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक है। इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी या निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण कराना होता है। 27वां है स्वामित्व योजना। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6.62 लाख गांव सम्मिलित किए जाएंगे। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। स्वामित्व योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के संपत्ति का डिजिटीकरण ब्यौरा होगा। 28वां नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा नीति में काफ़ी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा, जिसमें 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी और 3 वर्ष की प्री स्कूली शिक्षा होगी। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। इस योजना के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। अगला है स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना का केंद्र सरकार द्वारा देश के रेहड़ी और पटरी वालों छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण 1 वर्ष के अंतर्गत किस्त में वापस करना होगा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेवड़ी वाले, ठेले फल वाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा। 30वां है आयुष्मान भारत योजना। 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। इसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख
5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार, लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची से प्रारंभ किया। नोट: आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का उद्घाटन 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में किया गया। 31वां है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा का समुचित उपयोग कर बिजली की अपनी ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने का निर्णय सरकार द्वारा जनवरी 2024 में किया गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लौटने के बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना की घोषणा यह कहते हुए किया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उनका यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घरों की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। इस योजना के तहत लक्षित परिवारों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि ऐसे परिवारों को बिजली के बिल कम करने के साथ साथ अतिरिक्त आय का अवसर प्राप्त हो सके। योजना लागू करने का निर्णय 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आवास पर संपन्न बैठक में लिया गया। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित करने का लक्ष्य योजना के तहत निर्धारित किया गया। योजना का विस्तृत खुलासा उस समय यद्यपि नहीं किया गया था, तथापि यह स्पष्ट है कि योजना का सबसे ज़्यादा लाभ उन राज्यों को होगा जहां बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी है। ओके देन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।